हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? वेक्टर। तो सबसे पहले तो वेक्टर होता क्या है? वेक्टर इज अ वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी which have फर्स्ट मैग्नीट्यूड। इसके पास क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए। सेकंड, इसके पास क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है। और थर्ड जो है, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, लॉ ऑफ एडिशन। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी में जैसे डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी, ये भी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन, ठीक है, ये भी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डॉट डॉट सुमन, बहुत ढेर सारे वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट टू फाइनल। ठीक है, ये इसका डायरेक्शन होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट का। अगर मैं एक फिजिकल क्वांटिटी लेता हूं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की खास बात क्या है कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है। मान लो आई बराबर मैंने ले लिया करंट का, किसी वायर में फ्लो कर रहा है जिसका वैल्यू है 10 एम्पियर। ठीक है, ये 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका मैग्नीट्यूड तो हमको पता चल गया कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 एम्पियर है। ठीक है, तो इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन होता है क्या? हाँ, डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन क्या होता है? तो डायरेक्शन जो है हाई पोटेंशियल से किधर होता है? हाई पोटेंशियल से लेकर लो पोटेंशियल की डायरेक्शन में होता है। ठीक है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, इसमें डायरेक्शन भी होता है। तो फिर ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि इसके पास पहला मैग्नीट्यूड होता है यस, डायरेक्शन होता है यस, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन तीसरा, ये डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। दैट्स वाई ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी, फेजर क्वांटिटी है, ये वेक्टर नहीं है। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये फॉलो करता है, इसका डायरेक्शन क्या है? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट की डायरेक्शन में है। और ये मैग्नीट्यूड भी है, और ये फॉलो करता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। दैट्स वाई ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, नाउ अब बात कर लेते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है उसको जरा समझ लेते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो इसको जो है हम एक एरो द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेड बाई एन एरो। ठीक है, एरो द्वारा रिप्रेजेंट होता है। तो एरो में जो है दो पार्ट होते हैं। एक तो ये ऐसे एरो होता है ना, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये लाइन सेगमेंट होता है जो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और एक ये कैप है। ठीक है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है।
तो दोनों को मिलाकर एक एरो बन गया। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसको उठाओ और बी पे चढ़ा दो, ठीक है, तो ये बन जाएगा वेक्टर, ठीक है। ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। अब सपोज दैट मुझे फोर्स है, फोर्स, और ये जो है 10 न्यूटन 5 न्यूटन का है, इसको मुझे एरो से रिप्रेजेंट करना है। तो मान लेते हैं लेट 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन। अब क्या करोगे, स्केल से 5 सेंटीमीटर की आपको लाइन ड्रा करना है, 1 2 3 4 और 5। अब इसके ऊपर एरो चढ़ा देना है ए से बी। तो आपका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन। यानी कि ये जो लेंथ आपको दिख रही है ना, ये ए से लेकर बी तक जो लेंथ है ये कितनी है, 5 न्यूटन है। और डायरेक्शन किधर से किधर है, तो डायरेक्शन के लिए ये कैप लगाया गया है, ए टू बी। डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन है ए टू बी। और ये जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, ठीक है। दैट्स वाई ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्लियर। नाउ अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो पहला है जीरो वेक्टर, ठीक है। कौन सा वेक्टर, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर में खास बात क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी या अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो, ठीक है, हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो, ठीक, हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उसका मैग्नीट्यूड अगर जीरो है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई बंदा है, वो पहले जो है एग्जाम्पल देख लो, वो पहले 10 मीटर जो है ईस्ट में जाता है, एंड फिर वहाँ से जो है 10 मीटर वो वेस्ट में जाता है। तो ये हमारा ईस्ट में गया पहले 10 मीटर, फिर कहाँ चला आया, लौटा और वेस्ट में चला आया 10 मीटर, ठीक है। ये 10 मीटर, ये गया और ये आया। तो अगर मैं इनिशियल डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो वो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 10 आई कैप। अब आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है ईस्ट डायरेक्शन का, अभी मैं आगे डिस्कस करूँगा इसको। और जो S2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 माइनस आई कैप। वेस्ट का जो यूनिट वेक्टर होता है वो बेसिकली माइनस आई कैप होता है। तो अगर आप नेट वैल्यू निकालते हो, ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट अगर आप कैलकुलेट करते हो तो यस बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा S1 प्लस S2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, S इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 10 आई कैप प्लस 10 और माइनस आई कैप। तो ये कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 आई कैप माइनस 10 आई कैप। तो S बराबर कितना आ जाएगा, 0। अब जीरो को जो है ऐसे भी कभी कभी रिप्रेजेंट किया जाएगा वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। भाई ये वेक्टर है तो ये भी तो वेक्टर है, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। और बेसिकली जीरो वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी कहा जाता है, आल्सो नोन एज नल वेक्टर, ठीक है। इसको नल वेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा जीरो वेक्टर। क्लियर हो। अब जो है हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है यूनिट वेक्टर। क्या है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर की खास बात क्या होती है, a vector having magnitude या फिर इसको लेंथ बोल सकते हो, ठीक है,
1 यूनिट, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है यूनिट वेक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना इसको डेवलप कैसे किया जाता है। जैसे मान लो ये टोटल लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर की है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पूरी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। 1 2 3 4 और ये मतलब एक एक कर लो जिससे क्लियर रहे, ठीक है। तो 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक है, 1 यूनिट कहाँ से कहाँ तक है ये वाला, ठीक है। ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है और ये 1, ये 1 और ये 1, ये टोटल 5 यूनिट हो गया। अब क्या करना है कि यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि पहले इस वेक्टर को लिख लो, ठीक है, जो भी इसका डायरेक्शन हो। तो मान लो 5, मैं फोर्स की बात कर लेता हूँ, इसको आप 10 न्यूटन लिख लो, ठीक है। और इसका डायरेक्शन है ए टू बी, ए टू बी, इसका यही तो डायरेक्शन है भाई। 5 न्यूटन, सॉरी यहाँ पे 5 न्यूटन रहेगा, ठीक है, 10 न्यूटन नहीं, 5 न्यूटन। 5 न्यूटन है फोर्स, मान लेते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फोर्स है। 5 न्यूटन है ए टू बी। अब हम चाहते हैं कि हम इसका, इसमें जो है अगर 5 से डिवीजन कर दें, डिवाइड बाई 5 कर दें, ठीक है। और ये 5 क्या है बेसिकली, इसका मैग्नीट्यूड है। तो ये कितना आ जाएगा 5 न्यूटन अपॉन 5, और डायरेक्शन तो इसका ए टू बी ही रहेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 न्यूटन हो जाएगा और डायरेक्शन ए टू बी, ठीक है। और ये हमारा यूनिट वेक्टर आ गया, मतलब ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इतना सा, ये यूनिट वेक्टर है। किसी भी एक को पकड़ लो, ये इतना यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो ये 1 न्यूटन हो गया ए टू बी, क्लियर हो। अब ये वेक्टर कौन सा है, ये वेक्टर है ए बी। कौन सा वेक्टर है, ये वेक्टर है ए बी, ठीक है। तो ए बी वेक्टर है, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होगा इसको समझो। ये वेक्टर ए बी है, ठीक है। तो इसका यूनिट वेक्टर कैप से रिप्रेजेंटेड होगा। ए बी कैप इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए बी अपान इसका मैग्नीट्यूड से आपको डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। या मैं कोई एक वेक्टर ले लेता हूँ ए, ठीक है। ए कैप बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर के टाइप में कैसे लिखा जा सकता है, उसके मैग्नीट्यूड में अगर मैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा ए वेक्टर कैलकुलेट हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब इसको अप्लाई करना सीखते हैं, ठीक है। अप्लाई कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझना, ठीक है। अप्लाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। तो अप्लाई करना हम लोग सीखते हैं। मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, ये ए वेक्टर है और एक वेक्टर है हमारे पास बी, ठीक है। एक वेक्टर कौन सा है, बी है। और ए जो है बी के पैरेलल है, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन है हमको, मान लो 5 न्यूटन, ठीक है। और हम चाह रहे हैं, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है, वो दिया है मान लो 6 न्यूटन, ये दिया है। अब हमें जो है बी को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि डायरेक्शन तो दोनों के सेम है। तो अब क्या करोगे, बी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, ध्यान से समझना एप्लीकेशन। तो ये मॉड बी हो जाएगा और इनटू बी कैप हो जाएगा, ठीक है। अब बी कैप की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, यूनिट लेंथ तो सेम होगा ना दोनों वेक्टर का, भाई एक यूनिट ये और एक यूनिट ये, दोनों सेम ही होंगे, उनका लेंथ तो सेम होगा ना। ये एक यूनिट और ये एक यूनिट, इसकी टोटल लेंथ क्या है हमसे मतलब नहीं है, एक यूनिट तो सेम ही होगा, ठीक है। एक यूनिट सेम हो गया, ये 1 और ये 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिट वेक्टर जो कि पैरेलल है, तो जो बी का है वही ए का होगा, सिंपल सा मतलब यही होता है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, मॉड बी इंटू ए कैप, ठीक है। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, तो मॉड बी की वैल्यू रखो, मॉड बी की वैल्यू कितनी है 6 न्यूटन
और ए कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेक्टर ए अपान इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है 5, तो v बराबर आ जाएगा कितना 6/5 ए वेक्टर। ठीक है, एक दोनों में रिलेशन स्टेब्लिश होगा। ठीक है, तो ये यूज है यूनिट वेक्टर का। ठीक है, आगे और भी यूज पढ़ेंगे हम लोग, बट यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि यूनिट वेक्टर को किस तरीके से हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगला टाइप है फ्री वेक्टर, या पहले लोकलाइज्ड फ्री वेक्टर पढ़ लेते हैं, फिर लोकलाइज्ड पढ़ते हैं। ठीक है, फ्री वेक्टर। ठीक है, फ्री वेक्टर, तो फ्री वेक्टर क्या होता है उसको जरा समझना कि when there is no restrictions, ठीक है, restrictions for origination of a vector, then it is free। ये क्या होता है, फ्री वेक्टर होता है। ठीक है, एंड मतलब ये है कि जब हमें उसके ओरिजिन कहाँ से ये वेक्टर प्रोड्यूस हुआ है, ओरिजिन पर रिस्ट्रिक्शन ना हो। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता ओरिजिन ऑफ वेक्टर पे, तो हम लोग इसको फ्री वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब एक होता है लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, लोकलाइज्ड वेक्टर, तो लोकलाइज्ड वेक्टर में क्या होता है कि देयर इज रिस्ट्रिक्शन फॉर ओरिजिन ऑफ वेक्टर, मतलब जहां से ये प्रोड्यूस हो रहा है अगर उसमें रिस्ट्रिक्शन है तो इसको हम लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। दिस इज नॉट अ फ्री वेक्टर। समझ गए। अब देखो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे फ्री वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर के क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है फ्री वेक्टर का, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो फ्री वेक्टर होता है। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल क्या है, जैसे पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर है, ये क्या होता है कि ये एक लोकलाइज्ड वेक्टर है, ये फ्री नहीं है। मतलब अगर मान लो कि ये हमारे पास क्वाड्रेंट है और ये कोई पॉइंट P है और P का पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो बेसिकली इसको ओरिजिन से जोड़ना पड़ेगा। अब हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि P को ओरिजिन से जोड़ना है, तभी हमको क्या मिलेगा, वेक्टर OP मिलेगा। लेकिन अब तो इसको मूव नहीं कर सकते ना, तो इसलिए ये फ्री नहीं है, लोकलाइज्ड वेक्टर है। फ्री वेक्टर क्या होता है कि जिसको हम मोशन कर सकें या पैरेलल शिफ्टिंग जिसमें अलाउड हो, उसको हम लोग फ्री वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मतलब नेक्स्ट वेक्टर क्या है वो भी समझते हैं कि नेक्स्ट वेक्टर कौन सा है। तो अगला वेक्टर है को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर, तो को इनिशियल वेक्टर क्या होता है कि वेक्टर्स हैव सेम इनिशियल पॉइंट। ठीक है, वेक्टर हैव सेम इनिशियल पॉइंट, ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ए है। ठीक है, ए वेक्टर, या फिर ए बी वेक्टर, या फिर ए सी वेक्टर, ये सारे वेक्टर क्या हैं, को इनिशियल वेक्टर्स हैं, क्योंकि इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, सेम है। ठीक है,
अगला है रेसिप्रोकल वेक्टर, ठीक है, रेसिप्रोकल वेक्टर। तो रेसिप्रोकल वेक्टर क्या होता है? रेसिप्रोकल वेक्टर, ठीक है। तो रेसिप्रोकल वेक्टर कैसे डिफाइंड है? हैविंग सेम डायरेक्शन, मतलब दो वेक्टर हैं, तो टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, उनका डायरेक्शन क्या है? सेम है, सेम डायरेक्शन, बट मैग्नीट्यूड of one vector is reciprocal to other, ठीक है। तो ये वेक्टर्स क्या कहलाते हैं? ये रेसिप्रोकल वेक्टर कहलाते हैं। तो मान लो एक वेक्टर ये है, ठीक है, ए, ठीक है, ये ए वेक्टर है, और ये एक वेक्टर है बी, ठीक है, और ए और बी आपस में पैरेलल, ठीक है, ए पैरेलल टू बी है, क्लियर। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2 यूनिट है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है? 1/2 यूनिट है। तो ये एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल। क्या है? रेसिप्रोकल है, बिकॉज मैग्नीट्यूड क्या है? रेसिप्रोकल है ना, ये 2 है तो ये 1/2 है, ये 1/2 होता है तो ये 2 होता है, समझ गए? तो ये रेसिप्रोकल वेक्टर होते हैं, क्लियर। नाउ अब आगे बात कर लेते हैं। और एक चीज़ ध्यान लेना कि अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, रिलेशन फाइंड करना हो, तो कैसे फाइंड करेंगे इसको भी समझ लेते हैं। तो वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड कितना है? बी, और इंटू बी का कैप, यही तो होता है कोई वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। अगर ये तरीका है तो b बराबर क्या हो जाएगा? b बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ b है हमारे पास 1/2, कितना है? 1/2। और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन कितना है? b कैप और a कैप दोनों एक ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे भाई a पैरेलल टू b है, तो यहाँ पे मैं a कैप डाल देता हूँ, ठीक है, a कैप, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, ये तो a इनवर्स हो जाएगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे b वेक्टर को? a इनवर्स, ये वेक्टर, और ये है 1/mod a, और ये a कैप, ठीक है। तो a इनवर्स, ये जो वेक्टर है ये कैसा है? वेक्टर का कैप अपान उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं ए इनवर्स को, क्लियर हुआ। अगला जो टाइप है वो है लाइक वेक्टर्स, ठीक है, लाइक वेक्टर, ठीक है। तो लाइक वेक्टर क्या होते हैं? ठीक है, अगर टू वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन सेम है तो उन वेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं? लाइक वेक्टर कहते हैं, ठीक है। और मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, बस वेक्टर के डायरेक्शन सेम होनी चाहिए तो उनको लाइक वेक्टर कहा जाता है, ठीक है। अनलाइक वेक्टर क्या होता है? अनलाइक वेक्टर, तो अनलाइक वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनके डायरेक्शंस क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, ठीक है। टू वेक्टर्स हैव अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट
डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी डाल सकते हो इररेस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, बस अगर दो वेक्टर अपोजिट हैं तो वो अनलाइक वेक्टर है। ठीक है, से एक वेक्टर ये है ए और ये है बी, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये लाइक वेक्टर्स होंगे। एक वेक्टर है ए, ये है, और दूसरा वेक्टर है बी, इसका डायरेक्शन ये है, तो ये क्या हो जाएगा, अनलाइक वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वेक्टर का टाइप है कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर। ठीक, तो कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं पहले समझते हैं। ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर्स हैव सेम ठीक है, लाइन ऑफ सपोर्ट। ठीक है, और हैव पैरेलल लाइन सपोर्ट, ठीक है, और हैव पैरेलल लाइन सपोर्ट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक वेक्टर ये है और इसी से एक वेक्टर और प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसी से एक वेक्टर और प्रोड्यूस हो गया, तो ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, कोलिनियर, क्योंकि सेम लाइन ऑफ सपोर्ट है ना, दोनों का जो लाइन ऑफ सपोर्ट है वो तो सेम है ना। ये देखो लाइन ऑफ सपोर्ट, ये देखो दोनों का सेम है। ठीक है, इसका भी और इसका भी, तो इसलिए कोलिनियर है। अब मान लो कि एक पैरेलल लाइन सपोर्ट हम दे दें, तो ये भी कोलिनियर होंगे, ये पैरेलल लाइन सपोर्ट है। ठीक है, कौन सा, ये वाला, ये और ये आपस में पैरेलल लाइन सपोर्ट है, और ये वाला भी और ये वाला भी पैरेलल लाइन सपोर्ट। क्लियर, समझ गए। यहाँ पे जो है ये जो सेकेंड वाला डेफिनेशन है ये पैरेलल लाइन का है, थोड़ा सा इसको मैं सुधार लेता हूँ। ठीक है, वेक्टर हैव सेम लाइन ऑफ सपोर्ट, तो इसको हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। ठीक है, सेम लाइन ऑफ सपोर्ट का मतलब समझ लो, जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक वेक्टर है और इसी में जो है हम लोग एक वेक्टर और प्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, तो ये सेम लाइन ऑफ सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो दोनों जो है यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों का सेम लाइन सपोर्ट है ना, इसलिए ये वेक्टर क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है पैरेलल वेक्टर। ठीक है, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड चाहे जो भी हो, मैग्नीट्यूड से हमें मतलब नहीं है, सेम लाइन ऑफ सपोर्ट होना चाहिए बस। सेम लाइन ऑफ सपोर्ट अगर है तो वो कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड क्या है इससे मतलब बिल्कुल भी नहीं। पैरेलल वेक्टर क्या है कि वेक्टर्स हैव पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट। ठीक है, इसका क्या मीनिंग होता है, मान लो ये वेक्टर है और इसी के पैरेलल मैंने एक वेक्टर और खींच दिया, ये दोनों जो है इनका सपोर्ट क्या है, पैरेलल सपोर्ट है, इस वजह से ये दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे, पैरेलल कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ नोट डाल लेते हैं। नोट पॉइंट क्या है कि ये जो सेम लाइन ऑफ सपोर्ट, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है द लाइन ऑफ विच
a vector is a part is called its support। ठीक है, इसका क्या कहलाता है? सपोर्ट कहलाता है। ठीक है, अगर इस ब्लू लाइन को आप देखो तो ये मान लो टोटल वेक्टर है और एक वेक्टर ये है, तो ये जो ग्रीन कलर में आपको सपोर्ट दिख रहा है वो ये जो सपोर्ट है ब्लू कलर वाला, ठीक है, ये वाला ये येलो का या ग्रीन का सपोर्ट पार्ट ही तो है। ठीक है, ये पार्ट ही है ना, पार्ट होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम लोग एक और नोट पॉइंट डालते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। ठीक है, नोट पॉइंट ये है कि अगर मैं बात करूं डायरेक्शंस की, यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शंस, यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शंस। ठीक है, डायरेक्शंस की अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करूं या फिर एक्सेस की बात करता हूं तो वो कैसे रिप्रेजेंट होता है जरा समझ लो। ये हमारा नॉर्थ होता है, ठीक है, और सॉरी ईस्ट, ये हमारा क्या है? ईस्ट है। ठीक है, ये ईस्ट डायरेक्शन होता है और इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। ये वेस्ट होता है और ये निगेटिव एक्स एक्सिस भी, और ये नॉर्थ होता है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस भी है, और ये साउथ होता है और निगेटिव वाई एक्सिस भी। ठीक है, अगर ये ओरिजिन है तो, ओरिजिन नहीं है तो डायरेक्शन तो ले ही सकते हैं। नाउ इस डायरेक्शन का जो ईस्ट का यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है और वेस्ट का माइनस आई कैप से। ठीक है, और नॉर्थ का जो यूनिट वेक्टर होता है वो बेसिकली जे कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो साउथ का यूनिट वेक्टर है वो माइनस जे कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर और डायरेक्शन की मैं बात करूं तो और डायरेक्शन समझ लो, उसको भी यूनिट वेक्टर उसका भी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो ये तो मतलब मेन डायरेक्शंस हैं। ठीक है, मेन डायरेक्शंस, और कुछ डायरेक्शंस और हैं हमारे पास जो सब डायरेक्शंस हैं, जैसे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, तो एक होता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, वर्टिकल को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं पहले। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल लाइन के रेस्पेक्ट में नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, वर्टिकल के रेस्पेक्ट में ये साउथ ईस्ट, वर्टिकल के रेस्पेक्ट में ये साउथ वेस्ट, और ये वर्टिकल के रेस्पेक्ट में नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट का जो यूनिट वेक्टर होता है बेसिकली ये 45 डिग्री होता है और ये भी 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाता है आई प्लस जे अपॉन रूट टू। ठीक है, और ये होता है, देखो इधर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, इधर का यूनिट वेक्टर अगर बोलोगे तो ये इधर का यूनिट वेक्टर तो आई कैप है, इधर का यूनिट वेक्टर जे कैप, और इधर का माइनस जे कैप, और इधर का कितना है, माइनस आई कैप। ठीक है, तो बस आपको ऐड करना है वेक्टर को और रूट टू से डिवीजन कर देना है, तो आपको इस डायरेक्शन का वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे आता है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से आता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करना चाहूँ, ठीक है, यूनिट लेंथ में, ये टोटल नहीं, यूनिट लेंथ। अब जैसे मान लो मैं 10 यूनिट नॉर्थ की बात करता हूँ तो 10 यूनिट नॉर्थ का मतलब क्या होता है, जे कैप। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर में अगर 1 जे कैप भी तुम करते हो 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो 1 यूनिट का वैल्यू पता है, 10 यूनिट का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका फायदा है। और इसका क्या यूनिट वेक्टर हो जाएगा, तो इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा माइनस आई। ठीक है, माइनस आई और जे पॉजिटिव है अपान रूट टू, इसका माइनस आई माइनस जे दोनों निगेटिव है ना, माइनस आई माइनस जे अपान रूट टू, और इसका कितना हो जाएगा, आई पॉजिटिव है और जे निगेटिव है, तो ये हो जाएगा
रूट। ठीक है, तो ये सब डायरेक्शंस के भी यूनिट वेक्टर हमको पता चलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है जो है वेक्टर में पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसको जो है वन पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं, वन पॉइंट फॉर्म। ठीक है, क्या बोलते हैं, वन पॉइंट फॉर्म, वन पॉइंट। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट इज ओरिजिन। अगर स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन है एंड टर्मिनेटिंग एट अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग एट सिंगल पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, एंड ये वन पॉइंट फॉर्म भी होता है। ठीक है, तो सपोज ये हमारे पास एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस। ठीक है, और ये पॉइंट जो है ए है, तो इसको जो है पॉइंट ए को ओरिजिन से जोड़ दो, ये इसका ओरिजिन हो गया और ये पॉइंट ए हो गया। तो ये जो है ना, ये ओ ए वेक्टर जो है, ये जो है पोजीशन वेक्टर है या फिर वन पॉइंट वेक्टर है। ठीक है, तो इसको जनरली जो है आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो अगर पॉइंट ए जो है वो है एक्स कमा वाई कमा जेड, तो आर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अभी तो यहाँ पे एक्स वाई है, और अगर जेड डायरेक्शन भी मैं एसोसिएट कर लेता हूँ, ठीक है, तो आर बराबर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। ठीक है, आफ्टर दैट क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या फिर टू पॉइंट। ठीक है, टू पॉइंट वेक्टर, वन पॉइंट वेक्टर या फिर टू पॉइंट वेक्टर ही कह देते हैं। ठीक है, वन पॉइंट वेक्टर, और ये क्या होगा, टू पॉइंट वेक्टर। तो सपोज कि एक पॉइंट से वेक्टर ओरिजिनेट हो और दूसरे पे खत्म हो। ओरिजिनेट फ्रॉम वन पॉइंट एंड terminate into other point। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो सपोज हमारे पास क्या है कि ये ओरिजिन है और ये दो पॉइंट ले लिए हमने, एक ए और दूसरा बी। ठीक है, और हम ए से बी ट्रेवल कर रहे हैं, ए से बी। तो अगर मैं पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखूं तो ए को मेरे को पोजीशन ओ से कनेक्ट करना होगा और बी को भी ओ से कनेक्ट करना होगा। तो ये ओ ए वेक्टर हो जाएगा और ये ओ बी वेक्टर हो गया। इसको मैं कह देता हूँ ए वेक्टर और इसको मैं कह देता हूँ बी वेक्टर। ठीक है, और ये हमारा ए बी वेक्टर है। तो ए बी वेक्टर जो है बेसिकली, ए बी वेक्टर को क्या लिख सकते हो आप, ए बी वेक्टर को अभी आगे हम लोग एडिशन रूल पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स में।
इसको हम लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ओ बी माइनस ओ ए। कैसे लिख सकते हैं अभी हम लोग जब एडिशन ऑफ वेक्टर्स समझेंगे तो वहाँ समझ में आएगा। और ये ए बी इक्वल टू कितना हो गया, ओ बी माइनस ओ ए। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, बी माइनस ए। ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। अब देखो अगर लेफ्ट हैंड की बात करें तो लेफ्ट हैंड जो है ओरिजिन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक, थोड़ा सा इधर जो है लैंग्वेज थोड़ा सा बदल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज बदल लेते हैं, यहाँ पे ओरिजिनेशन की जगह सिर्फ ओरिजिन कर देते हैं। व्हेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर ओरिजिन ऑफ ए वेक्टर देन इट इज फ्री। ये क्या होता है, फ्री होता है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ध्यान से समझना, फ्री कब होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्री कब होता है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आएगा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेसिकली फ्री का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो फ्री का मीनिंग ये जो आपको दिख रहा है ना बी माइनस ए, ये फ्री वेक्टर है। ये क्या है, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर मतलब इसको हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, इसमें पैरेलल शिफ्टिंग क्या है, अलाउड है, बी माइनस ए। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लियर हो, ऑल राइट। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैलकुलेट, ये जो है ये क्या होगा, लोकलाइज्ड होगा। ठीक है, ये क्या होगा, लोकलाइज्ड होगा। लेकिन b माइनस ए अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है, फ्री है, ये घूम टहल सकता है। तो पोजीशन वेक्टर को समझते समय, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझते समय ये ध्यान देना है कि ये वाली चीज़ फ्री है। ठीक है, ये वाली चीज़ क्या है, फ्री है। इधर का पार्ट ये फ्री हो जाता है कब, जब हम इसको सब्सट्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखते हैं। दो पोजीशन वेक्टर का जो सब्सट्रैक्शन है उस फॉर्मेट में जब लिखते हैं तब ये फ्री हो जाता है। अदरवाइज जब ये कंबाइंड होता है तो उस समय ये क्या होता है, लोकलाइज्ड होता है। ये ओरिजिन पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑल राइट। अब कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो कैसे कैलकुलेशन करते हैं, मान लेते हैं कि ए पॉइंट जो है वो है x1, y1 और z1। तो ओ ए वेक्टर कितना हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर, ये हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप और प्लस z1 k कैप। और ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर के बराबर, और y1 i कैप प्लस y2 j कैप और प्लस एक मिनट x1 x2, मैं b को पहले कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, b को पहले हम लोग एक पॉइंट मान लेते हैं। b पॉइंट हमारा कितना है, x2 y2 और z2। तो OB कितना हो जाएगा, तो OB आ जाएगा पोजीशन वेक्टर OB, तो ये आ जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, OB वेक्टर हो गया। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, इसी को मैं B वेक्टर कह रहा हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर AB बराबर कितना हो जाएगा, ये OB माइनस OA हो जाएगा। ठीक है, ये B माइनस A हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x2 माइनस x1 आई कैप और y2 माइनस y1 जे कैप और z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर का कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1, 2, 3। ठीक है, इन स्पेस, ये स्पेस ही है। ठीक है, इन स्पेस। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सोल्यूशन इसका क्या होगा, सोल्यूशन हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट में आई कैप लगाना है, तो ये पॉइंट मान लो ए मान लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो ओ ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गया।
ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पॉइंट A 2 3 4 एंड B कितना है 0, 2, 3। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा जरा समझो, सोल्यूशन इसका कैसे होगा। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना हो जाएगा ऑफ ए, तो ये हो जाएगा ओ ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। ठीक है, अब हमें पता है ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो अगर हम ए से बी की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी कितना हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। अगर हमसे बी ए पूछा होता है तो ध्यान देना बी ए कितना होगा, ये फाइनल है ये इनिशियल है, तो ओ ए माइनस ओ बी हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो ये ए बी कितना हो जाएगा, तो भाई अब सब्सट्रैक्ट कर दो और क्या, ओ बी कितना है 0i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप और माइनस ओ ए कितना है, ओ ए है i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। तो अब जो है यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तो 0 माइनस 1 i कैप, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है तो j कैप, माइनस अंदर जाएगा ना, प्लस 3 माइनस 3k कैप, तो ये कितना आ जाएगा माइनस आई कैप। बाकी ये सब तो जीरो हो जाएंगे ना, ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा ए बी बराबर इतना। ठीक है, माइनस आई कैप, दिस इज माई फाइनल आंसर। क्लियर। अब जैसे सपोज कि इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में पूछ लेता कि in above question find unit vector of AB। तो AB का यूनिट वेक्टर कैसे हो जाएगा, ध्यान से समझना। तो हमारा AB वेक्टर है कितना, तो ये है माइनस आई कैप और मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा मॉड माइनस आई कैप। मॉड क्या होता है अभी हम लोग आगे सीखेंगे, तो ये 1 के बराबर है। अब अगर यूनिट वेक्टर चाहिए तो ए बी कैप बराबर क्या होता है वेक्टर ए बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस आई कैप अपान 1, ए बी कैप कितना आ गया ये माइनस आई कैप। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड 1 है इसीलिए वेक्टर ए बी और ए बी कैप दोनों इक्वल है। समझ गए, क्लियर हुआ। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स का क्या मीनिंग होता है पहले समझ ले लेते हैं। ठीक है, the sum of two vectors A and B is denoted by A plus B। ठीक है, and also called resultant of A and B। ठीक है, A and B।
ऑल राइट। तो अब इसको ऐड करने के, बेसिकली टू वेक्टर्स को ऐड करने के हमारे पास दो मेथड है। एक तो है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। क्या है? ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है इसको जरा समझते हैं। ठीक है, तो पहले तो बात कर लेते हैं इसकी डिफिनीशन की। डिफिनीशन कैसे है कि इफ टू साइड्स of a triangle of a triangle is represented by two vectors a and b in same sense। सेम सेंस, यहाँ सेम सेंस का मतलब है रोटेशन से क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, देन रिजल्टेंट of these two vectors is represented by the third side in opposite sense। क्या मीनिंग है इसका, ध्यान से समझना। मान लो ये एक साइड है ट्रायंगल की, इसको मैंने ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। ये दूसरी साइड है ट्रायंगल की, इसको मैंने वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया। इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ए प्लस बी के बराबर। ठीक है, ए प्लस बी के बराबर। अब देखो ए और बी का सेंस कैसा है और ए प्लस बी का सेंस कैसा है। तो ए और बी का सेंस जो है एंटी क्लॉकवाइज है। कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और ए प्लस बी का सेंस कैसा है? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये होता है मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, अब जो है अभी हम लोग मैग्नीट्यूड की बाद में बात करेंगे। दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, दूसरा क्या है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो ये क्या होता है? इस लॉ की डेफिनेशन क्या है, ध्यान से समझना। इफ टू वेक्टर्स represents the adjacent sides of a parallelogram then the resultant of these two vectors is represented by its diagonal as vector। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मान लो ये हमारे पास ए वेक्टर है। ठीक है, और ये हमारे पास बी वेक्टर है।
ठीक है, एंड ये जो है इसका डायगोनल है, तो ये जो है रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा और ये a प्लस बी के बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा? a प्लस बी के बराबर होगा। ठीक है, अब सिमिलरली आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर मैं इस वेक्टर की बात करूं तो ये b के पैरेलल है और लेंथ बराबर होगी, तो ये भी वेक्टर क्या होगा? b ही होगा। और ये वेक्टर कितना होगा? पैरेलल है और इक्वल है, तो ये वेक्टर। ठीक है, ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। नाउ नेक्स्ट जो है वो है पॉलीगन। पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो ये क्या होता है पहले इसको समझते हैं। पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं। इफ n माइनस, मान लेते हैं कि हमारे पास n साइडेड पॉलीगन है, n माइनस 1 साइड्स, ठीक है, ऑफ अ पॉलीगन, ठीक है, रिप्रेजेंट्स the vectors a1 a2 dot an minus 1 in same order या same sense, then nth side of the polygon represents the resultant of all these vectors in opposite sense। ठीक है, तो अब इस स्टेटमेंट को हम लोग समझ लेते हैं कि मान लो ये हमारे पास क्या है? a1 वेक्टर है, ये a2 वेक्टर है, और डॉट 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 ये हमारे पास क्या है? an माइनस 1 वेक्टर है। ठीक है, तो ये इनका सेंस क्या है? इनका सेंस आप देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये जो अपोजिट सेंस में हम nth वेक्टर ले रहे हैं, ये इसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंस क्या है? क्लॉकवाइज। और तीन वेक्टर लेकर समझते हैं कि मान लो हमारे पास एक वेक्टर ये है a, और ये वेक्टर है b, और ये वेक्टर है c। ठीक है, तो ये वाला जो वेक्टर होगा ना, ये इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो ये जो रिजल्टेंट r रिप्रेजेंट होगा बेसिकली, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a प्लस b और प्लस c के बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है? पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स।